दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है प्रत्येक शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, साथ ही साथ दोस्तों हम लोग उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलती है, जहां पे आपको एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स की तैयारी करवाया जा रहा है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चल रहे हैं, और जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहें और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहें। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए, इस बात को समझ पाइए कि आखिरकार प्रश्न कहाँ से गलत हो रहे हैं। क्या प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था से गलत हो रहे हैं, क्या मुद्रा एवं बैंकिंग से गलत हो रहे हैं, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार, या व्यष्टि अर्थशास्त्र, या समष्टि अर्थशास्त्र, कहाँ से प्रश्न गलत हो रहे हैं। जहां से भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उन गलतियों को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक भर्ती में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50% प्रश्न प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं, और आपको ये बात भी समझ में आ जाएगी कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। साथ ही साथ करंट की भी क्लासेस यहाँ पे उपलब्ध होगी। इट मीन्स कि कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। इकोनॉमिक्स जितने तरीके से तैयार किया जा सकता है, हर तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर जो आप इतना फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भैया कहाँ से प्रश्न बनेगा, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। इट मीन्स केवल और केवल एक बार आपको फीस लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे जमा करनी होगी। उसके बाद जब भी कोई आगामी वैकेंसी आती है, जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, तो वहां पे आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होगा तो उसके लिए अतिरिक्त फीस आपको पेमेंट नहीं करना होगा। एडमिशन की फीस जो है वो 2000 रुपए है, केवल और केवल 2000 रुपए है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो आपको एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस आप इस नंबर पे पेमेंट करेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अलग अलग बैचेज हैं, और अलग अलग बैच में प्रत्येक दिन लाइव क्लास होती है। इनकेस लाइव क्लासेस में नहीं जुड़ पाते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के अंतर्गत एमपी सेट, एमपी टेट का अलग बैच है, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी का अलग बैच यहाँ पे देखने को मिलेगा, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, DSSB और जेट की अलग अलग क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। या आप एक माध्यम से और एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और जो लोग भी दोस्तों बिहार टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल नया बैच प्रारंभ है। दोस्तों मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूं कि अगर जो आराम से आप एडमिशन लेकर के पढ़ते हैं तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आपका कंप्लीट कोर्स कवर हो जाएगा, और आप एक अच्छी स्थिति में अपने आप को पाएंगे, जहां पे आप अपने सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कृष्ण कुमार जी, मधुबाला जी ठीक है, रश्मि तिवारी जी, अंशु गहलोत जी ठीक है, कुमारी सुंदरी जी, रागनी सिंह जी, रावण कुमार जी, राजेश जी, राजन सिंह जी, जावेद अख्तर जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, सभी लोग का नाम पढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है भैया? तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या बताता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को और किस नाम से जानते हैं भैया? गोसेन के प्रथम नियम के रूप में जानते हैं, गोसेन का प्रथम नियम, ठीक है। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसने दिया था?
तो मार्शल ने दिया था। तो जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है ना, इस अवधारणा की सर्वप्रथम बात गोसेन साहब ने किया था, तो इसलिए इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। लेकिन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की अवधारणा को विकसित जो किया था वो मार्शल ने किया था, तो इसलिए ये नियम किसका हो गया, मार्शल साहब का हो गया। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि जब किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को हम बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। जैसे उदाहरण के लिए आपको प्यास लगी है, तो जब प्यास लगी है तो आप एक गिलास पानी कहीं से ढूंढेंगे कि जल्दी जल्दी पानी हमको मिल जाए क्योंकि बहुत तेज प्यास लगी है। तो जब पहले गिलास का पानी आपके पास आता है ना, तो वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब दूसरे गिलास का पानी आपके पास आता है तो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना पहला होता है, क्योंकि पहली गिलास का पानी जब आप पीते हैं तो आपको कुछ संतुष्टि मिल चुकी होती है, आपका संतुष्टि का स्तर थोड़ा सा बढ़ चुका होता है। दूसरा गिलास आता है, तीसरा गिलास आता है, चौथा गिलास आता है, और जब आपकी प्यास बुझ जाती है तो 5 और 6 नंबर की जो गिलास आती है उसके लिए आपको कोई उपयोगिता नहीं होती है। इट मीन्स यही बताता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कि जब 5वीं और 6ठी गिलास आपके सामने आएगी तो वह आपके लिए उपयोगी नहीं होगा, अर्थात आप उसकी मांग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब उपयोगी ही नहीं तो मांग क्यों करेंगे, मांग कम कर देंगे। तो यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि ये व्यक्त करता है कि मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है कि मांग वक्र नीचे की तरफ क्यों गिरता है, तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को आप बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे उससे मिलने वाली उपयोगिता आपकी कम होने लगेगी, और जैसे जैसे उपयोगिता कम होगी वैसे उस वस्तु की मांग को आप कम कर देंगे, और यही कारण है कि मांग वक्र जो होगा वो नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा। आसान सी बात है, जिंदगी में कभी नहीं भूलना है। एक बार जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया, सिंपल सटीक भाषा में मैं आपको बताता हूं, और अगर जो मेरी इस बात को आप समझ लेते हैं तो मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूं कि पूरी जिंदगी में अब कभी आपको गोसेन का प्रथम नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भूलेगा नहीं। ठीक है, बस मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। अब चलिए, ये प्रश्न आपके सामने आ गया कि गिफिन वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो गिफिन वस्तुएं क्या होती है, निम्न श्रेणी की ऐसी वस्तुएं होती है जहां पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है, अर्थात जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होता है ना, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होता है तो उपभोक्ता इसकी मांग को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। ठीक है, गिफिन वस्तुएं यही होती है, जैसे केरोसिन आयल, केरोसिन आयल, ठीक है, या जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, या बाजरा का उदाहरण हम ले सकते हैं कि जब लोगों की आय में वृद्धि हुई तो लोग स्टोव पे खाना बनाने के बजाय एलपीजी गैस लेने लगे। ठीक है, तो जब ये गैस लेने लगे तो मिट्टी के जो तेल है इसकी मांग को क्या कर दिए, कम कर दिए। ठीक है, लेकिन बाजार का नियम क्या कहता है कि जब किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ वो अपने मांग को भी बढ़ाता है। तो ये सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में होता है, और गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं जिसके अंतर्गत अगर जो आपकी आय में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग को आप कम कर लेते हैं। और यहाँ पे देखने को मिलता है प्रतिस्थापन प्रभाव का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बिल्कुल ठीक है, आय बढ़ रही है तो मांग में कमी आ रही है, देयर इज नो डाउट। और आय प्रभाव का चिन्ह धनात्मक होता है, बिल्कुल। प्रतिस्थापन प्रभाव का ये वाला जो है ये ऋणात्मक है, और आय प्रभाव का चिन्ह धनात्मक होता है, क्योंकि आपकी आय बढ़ रही है तभी आप मांग को कम कर रहे हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर पहला और चौथा, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। तटस्थता वक्र क्या होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है। क्यों उन्नतोत्तर होता है भैया तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है, और दोस्तों लगे रहिए लगे रहिए लगे रहिए, जो लगे रहेगा उसको जरूर दोस्तों सफलता मिलने वाली है। ठीक है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने बीतने में समय नहीं लगता है, पूरी जिंदगी तो बीत गई ना, इतना जल्दी बीत गई कि नहीं बीत गई। तो 2-4 महीना कोई समय नहीं होता है, आराम आराम से आप अपने आप को तैयार करते रहिए।
ठीक है, क्योंकि जब युद्ध होता है ना तो युद्ध की तैयारी पहले से की जाती है। जिस दिन युद्ध होगा उसी दिन आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करिए कि अपनी तैयारी जारी रखिए कि जब परीक्षा होगी तो हम क्या करेंगे कि एक सीट सुनिश्चित करेंगे, जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं कि सर देखिए तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर इसलिए होता है क्योंकि वह जिस वस्तु का परिणाम उपभोक्ता के पास बढ़ता जाता है वो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होती है। तो तटस्थता वक्र के अंतर्गत क्या देखते हैं? यही तो देखते हैं ना कि अगर जो एक वस्तु की मात्रा में हम वृद्धि करते हैं तो दूसरे वस्तु की मात्रा में हमें क्या करनी पड़ती है? कमी करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जिसकी मात्रा ऑलरेडी अधिक है, अगर जो किसी वस्तु का परिमाण उपभोक्ता के पास ज्यादा है तो वो क्या होगा? वो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। सभी लोगों से निवेदन है। अब अर्थशास्त्र के अंतर्गत दोस्तों दो प्रकार के संतुलन को हम लोग पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं उपभोक्ता का संतुलन, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। हम लोग क्या है? उपभोक्ता है। और दूसरा होता है उत्पादक का संतुलन। तो यहाँ पे उपभोक्ता के संतुलन की बात हो रही है। चलिए बताइए, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं, और कोई और कोई और कोई? ऑप्शन नंबर बी, सी, बहुत सारी, कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं। बहुत सारी विविधता आ रही है, बहुत सारी विविधता आ रही है। डी बोल रहे हैं सभी लोग। ठीक है भाई। तो अगर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे और इस बात को जानते होंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है दोस्तों, ठीक है, कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं कि दी हुई आय और कीमत पर उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। तो उपभोक्ता का संतुलन ये होता है कि उसके पास जो एक निश्चित आय है, ठीक है, एक जो निश्चित आय है और जो वस्तु की कीमत है उस पर उसे क्या हो? अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि एज अ उपभोक्ता आप कब संतुलन की स्थिति में होंगे, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास महीने का 10,000 रुपए का इनकम हो रहा है, मतलब आपकी आय 10,000 रुपए है। तो इस 10,000 रुपए को आप इस प्रकार से खर्च करेंगे कि आप क्या कर पाए? रोटी की व्यवस्था कर पाए, कपड़ा की व्यवस्था कर पाए और मकान। तो 10,000 रुपए आपके पास है तो आप रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 10,000 रुपए आपको मिल गया तो आप गोवा घूम आए, ठीक है। तो 10,000 रुपए मिलेगा तो आप केवल गोवा घूमने नहीं जाएंगे। अगर जो मान लीजिए कि चले भी गए तो 10,000 रुपए तो किराए का ही हो जाएगा, तो खाएंगे पिएंगे कहाँ पे? तो संतुलन में एक उपभोक्ता तभी होता है जब एक निश्चित आय पर जो कीमत दी गई है उससे वो इस तरीके से वस्तुओं को परचेज करता है कि उसकी उपयोगिता अधिकतम हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में विद्यमान होगा। हम सभी लोग, जितने भी लोग पृथ्वी पे, मतलब जितने भी लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं अर्थात मुद्रा से संबंधित क्रिया करते हैं, सभी लोग अपने आय को इसी तरीके से खर्च करते हैं ताकि उनकी उपयोगिता अधिकतम हो जाए, ठीक है। हमेशा उपभोक्ता जो होता है वो विवेकपूर्ण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता पर क्या असर पड़ता है? कुल उपयोगिता। अब ये सारे प्रश्न अगर जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट अगर जो आपको आता है तो ये सारे प्रश्न आपको आ रहे होंगे। और अगर जो कॉन्सेप्ट नहीं आता है भैया तो ऐसी स्थिति में चीजें क्या होती हैं? थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। मैं बार बार बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट की क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट की क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कुछ लोग को लगता होगा कि सर फीस की बात है। अरे भाई ठीक है, अब मान लीजिए कि इंस्टीट्यूट चलाना है तो फीस की तो बात होती ही है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा एक और ये हमें मतलब हमारी एक भावना ये और होती है कि आप आराम से एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे दोनों जगह पढ़ेंगे तो आप जिंदगी में जब सफल हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि सर हमारा सफलता हो गया और लाइव स्टडी इलाहाबाद पे हमने पढ़ाई किया। झारखंड में देखिए बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हुआ, आज ही 3-4 फोन मुझे आया,
3-4 लोगों ने कॉल किया, कहा सर हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट की क्लास दिन में होती है, इन केस अगर जो आप लाइव क्लास नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाती है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता पर क्या असर पड़ता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि जब कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है तो सीमांत उपयोगिता जो होती है वो धनात्मक होती है, लेकिन अपने उच्चतम बिंदु पे जाने के बाद ये क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ एक बात और होती है, जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होने लगती है, ऋणात्मक होने लगती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। उदासीन वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते भैया, उदासीन वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते बताइए। ना ही एक दूसरे को काटते हैं और ना ही किसी अक्ष को वो स्पर्श करते हैं, ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होते हैं। ठीक है, उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि प्रत्येक वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तरों को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे वस्तुओं की बात होती है। मतलब प्रत्येक वक्र जो होता है वो एक वस्तु की मात्रा को जो आप बढ़ाते हैं तो दूसरे वस्तु की मात्रा को आपको कम करना पड़ता है, लेकिन संतुष्टि जो होती है आपको हर स्तर पे समान ही प्राप्त होती है। और इसी तरीके से एक प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों समुत्पाद वक्र का। ठीक है, अभी मैं कल या परसों ही एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा था कि समुत्पाद वक्र में क्या होता है कि यहाँ पे उत्पादन के दो संयोग को लिया जाता है। उत्पादन के क्या किया जाता है, उत्पादन के दो संयोग को लिया जाता है और जितने भी संयोग लिए जाते हैं सभी संयोगों से समान मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो जाता है। जैसे हम कहें कि हमने एक श्रम ले लिया और दो इसमें एक श्रम ले लिया और 2 इकाई पूंजी ले लिया तो कुल उत्पादन 50 हो रहा है। या हम ये कहें कि 5 हमने श्रम ले लिया और एक इकाई पूंजी ले लिया तो भी कुल उत्पादन हमारा 85 ही हो रहा है। तो देखिए उदासीन वक्र और समुत्पाद वक्र में क्या होता है कि सिमिलरिटी होती है, ये एक तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन सम उत्पाद वक्र में उत्पादन की बात होती है और यहाँ पे वस्तु की बात होती है। तो एक तरीके से ये उपभोक्ता से संबंधित है और सम उत्पाद वक्र उत्पादक से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों बातों को एक जगह अगर जो आप ठीक तरीके से समझ पाएंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जिन वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता है वे वस्तुएं कौन सी होती हैं। जिन वस्तुओं का, चलिए बताइए। पूजा मिश्रा जी, सुंदरी कुमारी जी, सतेश कुमार गुप्ता जी, अमरेश जी, अमन सिंह जी, राजेश कुमार सिंह जी, अदी जी बिल्कुल ठीक है, एंजल जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत तेजी से उत्तर आ रहा है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप बी बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब इसको जो लोग पढ़े होंगे कि जब हम अर्थशास्त्र की परिभाषा बता रहे थे तो हमने क्या बताया था, हमने बोला ना कि अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है और आर्थिक गतिविधि ऐसी गतिविधि होती है जिसमें मुद्रा शामिल होती है। ठीक है, आर्थिक गतिविधि जिसमें मुद्रा शामिल होती है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा ही हमने आपको बताया था। ठीक है, अर्थशास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत ये बात मैं बार बार आपको बताता हूं कि देखिए अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है और आर्थिक गतिविधि ऐसी गतिविधि होती है जिसमें मुद्रा शामिल होती है, अर्थात जो नोट और सिक्के हो गए। ठीक है, तो जिन वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं है वो अनआर्थिक है, मतलब उससे अर्थ का संबंध नहीं है। जैसे हम आपसे ये कहें कि हवा हो गया, हवा जो है ये क्या है, ये अनार्थिक वस्तु है। साथ ही साथ हम बात करें आपकी सोच, तो सोच को भी मुद्रा रूपी पैमाने में नहीं मापा जा सकता है, ये भी अनार्थिक है। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न ये रहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न बिल्कुल ठीक है। देखिए क्लास की जो टाइमिंग होती है वो 12 बजे से होती है, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में 4 बजे से वो क्लास चल रही है। 1-2 दिन 4 बजे से चलेगी और फिर 12 बजे से चलेगी। इन केस लाइव क्लास नहीं आप लोग ज्वाइन कर पाएंगे तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी उसकी मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि गाजर और एक अन्य वस्तु y अस्थापन्य वस्तु है तो y के मूल्य एवं गाजर की मांग के संबंध को एक वक्र द्वारा दिखाया जाएगा, जो कौन सा होगा? चलिए भैया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है? अस्थापन्न वस्तुओं की बात कर रहा है। और अस्थापन्न वस्तुएं जैसे क्या होती हैं? चाय और कॉफी। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि अगर जो मान लीजिए एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, अर्थात अगर जो चाय की कीमत में वृद्धि होती है, तो जब चाय की कीमत बढ़ रही है तो लोग चाय की मांग को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और जब चाय की मांग को कम कर देंगे तो लोग चाय पीना छोड़ देंगे, और चाय पीना छोड़ देंगे तो फिर कॉफी पीने लगेंगे, क्योंकि आपके पास आपके पास क्या है? आपके पास ये पूर्ण स्वतंत्रता है कि दो ऐसी वस्तु है जिससे आपको समान सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, समान संतुष्टि प्राप्त होता है। तो अगर जो चाय की कीमत 10 रुपए के बजाय 12 रुपए या 15 रुपए हो जाए तो आप क्या करेंगे कि चाय को पीना छोड़ करके, और कॉफी की कीमत 10 रुपया है तो आप कॉफी पीना ही प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होता है? ये ऊर्ध्वगति वक्र होता है। और ये कैसा बनता है भैया? ये कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। कुछ इस तरीके से बढ़ता है कि अगर जो इसकी कीमतों में वृद्धि होती है तो क्या होता है? इसकी मांग में वृद्धि आ जाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रमवाचक दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है? चलिए, क्रमवाचक दृष्टिकोण की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है कुणाल जी, समय से क्लास ज्वाइन कर लिया करिए आप लोग। 7 बजे से क्लास होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्रमवाचक दृष्टिकोण से क्या होता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। क्रमवाचक दृष्टिकोण कौन बात करता है भैया? हिक्स और एलन। हिक्स और एलन ने उपभोक्ता व्यवहार के अध्ययन के लिए उपयोगिता का क्रमवाचक विधि या क्रमबद्ध विवेचन किया। इसके अंतर्गत तीनों ने क्या बोला था? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि उपयोगिता एक व्यक्तिगत संकल्पना है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि देखिए भैया, हम उपयोगिता को एक क्रम में रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके लिए पानी भी जरूरी है और चाय भी जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, तो क्रम में हम पानी को पहले रख लेंगे और चाय को हम दूसरे स्थान पर रख लेंगे। ठीक है, तो क्रमवाचक दृष्टिकोण किसने दिया था? ये दिया था हिक्स और एलन ने दिया था। ठीक है, एलन ने दिया था। और इसी के बाद दोस्तों मार्शल साहब आते हैं और कहते हैं कि भैया उपयोगिता को हम क्या करेंगे कि उपयोगिता को अब हम मुद्रा रूपी पैमाने में भी माप सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कितना आसान सा है। ये कोई इकोनॉमिक्स का प्रश्न थोड़ी है, ये तो हमारी और आपकी जिंदगी में होने वाली चीज है कि कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में कैसा संबंध देखने को मिलता है। ठीक है, कीमत स्तर अर्थात देखिए कीमत स्तर अर्थात अगर जो वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा के मूल्य में कमी आ रही है। ठीक है, कैसे? क्योंकि भैया जब हम लोग बचपन में थे, बार बार बोलता हूं कि जब हम लोग बचपन में थे तो 1 रुपए में 4 गोलगप्पे खाते थे। अब इसका मतलब कि बचपन में 1 रुपए में 4 गोलगप्पे खाते थे और 10 रुपए में 40 गोलगप्पे खाते थे, लेकिन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई। तो जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई तो भैया जो उत्पादन कर रहा है गोलगप्पे का, जो भैया रिफाइंड खरीद रहा है, जो मैदा खरीद रहा है,
जो उसका पानी बना रहा है उसमें भी बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो जब उसको भी सब कुछ महंगा मिलने लगा, वो भी महंगा खरीदने लगा, तो जाहिर सी बात है कि जो कीमत स्तर होगा, इस कीमत स्तर जो होगा वो क्या होगा, जब कीमत स्तर बढ़ेगा तो जो मुद्रा की वैल्यू है वो कम होगी। और वर्तमान समय में देखिए कि 1 रुपया में गोलगप्पा मांगने जाएंगे तो वो मीठी भी आपको नहीं देगा। अब क्या हो रहा है, अब 10 रुपए में 4 गोलगप्पे मिल रहे हैं। इसका सीधी सीधी मतलब क्या है कि जब महंगाई बढ़ी है अर्थात वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है तो वस्तु के मूल्य में कमी आ गई है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर जी विपरीत संबंध होता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न कि कीमत प्रभाव बराबर होता है, कीमत प्रभाव इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली आपको बताना है क्या होता है भाई। कीमत प्रभाव इज इक्वल टू क्या होता है, कमेंट करके बताइए क्या होता है भाई। बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार मैंने इस प्रश्न को करवाया है अलग अलग तरीके से। तो कीमत प्रभाव इज इक्वल टू क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों होता है। ठीक है, आप प्रतिस्थापन प्रभाव को भी बहुत बार मैंने एप्लीकेशन पे बताया है और आय प्रभाव को भी बहुत बार बताया। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं तो सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्न कोटि की वस्तु की स्थिति में जब आय बढ़ती है तब क्या होता है। चलिए बताइए, निम्न कोटि की वस्तु अर्थात ये गिफिन वस्तु की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, गिफिन वस्तु की बात कर रहा है। और गिफिन वस्तु क्या होती है, ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तु होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता इसकी मांग को कम कर लेता है। अर्थात यहाँ पे बाजार का नियम लागू नहीं होता है। बाजार का नियम अमूमन क्या बताता है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु के मांग को भी बढ़ा लेता है। लेकिन गिफिन वस्तुएं ऐसी निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं जिसके अंतर्गत बाजार का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वो उसके मांग को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। ठीक है, जैसे मिट्टी का तेल, ठीक है, जैसे बाजरा का उदाहरण लोग देते हैं। और ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन भी ठीक है, दूसरी कंडीशन भी ठीक है कि जब आय में कमी आती है तो अपने मांग को वो बढ़ा लेता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अमूमन पहली कंडीशन ही लोग पढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि उसका उपयोग घटा देता है। ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है कि जब आय बढ़ती है तो आपके मांग में कमी आ जाती है। अगला प्रश्न, सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव कैसा होता है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ता हूं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बात मैं बताता हूं आपको समझ में नहीं आ रही हो। ठीक है, मैं जितना आसान से आसान भाषा में हो सकता है इकोनॉमिक्स को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। अब इससे आसान तरीका दोस्तों मुझे भी लगता है और आपको भी लगता ही होगा कि इससे आसान शायद आप कहीं और ना देख पाए। ठीक है, इससे आसान इकोनॉमिक्स को एलोबरेट करना, इकोनॉमिक्स को समझना शायद आप कहीं और किसी जगह पे ना देख पाए। तो बिल्कुल आराम से सारी चीजें आपको समझ में आएगी और जिस तरीके से मैं बताता हूं आप ठीक तरीके से उसको समझेंगे तो ये सारी चीजें पूरी जिंदगी भर आपके याद रहने वाली है, पूरी जिंदगी भर याद रहने वाली है ना। क्या उत्तर आ रहा है भैया? ठीक है, तो बता दीजिएगा। चूंकि जो पुराने वाले बच्चे हैं उन पे तो मुझे विश्वास है कि उनको अगर जो मैं रेस में भगाऊंगा तो भी वो भागेंगे। जो पुराने वाले हैं उनको तो लग रहा होगा कि सर जी थोड़ा जल्दी करिए ना, लेकिन जो नए वाले हैं उनको भी ध्यान में रखना है ना। क्योंकि पुराने वाले को तो मुझे पता है कि अगर जो 100 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो 90 प्लस तो आराम से कर लेंगे लेकिन जो नए वाले हैं उनको भी साथ में लेकर के चलना है। क्या उत्तर आ रहा है भैया? हाँ, अगला प्रश्न है कि ठीक है कि सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव कैसा होता है। तो भैया इजी सी बात है, ये भी बहुत आसान सी बात है कि आय प्रभाव की बात हो रही है। ठीक है, किन वस्तुओं के संदर्भ में, सामान्य पदार्थ और श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए। सामान्य पदार्थ का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आप आटा खरीद रहे हैं रोटी बनाने के लिए, चावल आप खरीद रहे हैं चावल बनाने के लिए, तेल आप खरीद रहे हैं, ठीक है, ताकि सब्जी बन जाए। और श्रेष्ठ पदार्थ में क्या आ जाएगा, श्रेष्ठ पदार्थ में जैसे मान लीजिए कि रेडियो आ जाएगा, टीवी आ जाएगा,
एयर कंडीशन आ जाएगा, एसी आ जाएगा, ठीक है, ये श्रेष्ठ पदार्थ है। तो क्या होता है भैया, जब आपकी आय बढ़ती है, ये आय प्रभाव पूछ रहा है ना, तो जब आपकी आय में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है कि सामान्य पदार्थ पे और श्रेष्ठ पदार्थ पे पैसा आप ज्यादा खर्च करते हैं। अर्थात जब आपकी आय बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में आप इन वस्तुओं की मांग में भी क्या कर देते हैं सर, वृद्धि कर देते हैं। इट मीन्स कि क्या हो रहा है, ये आय प्रभाव सदैव और सदैव धनात्मक होता है, ठीक है। तो सामान्य एवं श्रेष्ठ वस्तुओं के लिए आय प्रभाव क्या होता है, सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए यार, 50% भी लाइक नहीं है जितने लोग क्लास देख रहे हैं। निवेदन है सभी लोगों से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। निवेदन है सभी लोगों से कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बहुत सारी विविधता देखने को मिल रही है। और कोई, ए बी बहुत सारी विविधता है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग ये बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि देखिए सर MRXY बराबर होता है उपभोक्ता की x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y की कितनी मात्रा त्याग करना है और उसी उदासीन वक्र पे बना रहना है। अर्थात उपभोक्ता x की अतिरिक्त इकाई प्राप्त अगर जो करना चाहेगा तो y की इकाई को उसे क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, ताकि उसी संतुष्टि के स्तर पे बना रहे। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल्य और पूंजी के लेखक कौन है। मूल्य और पूंजी बेहतरीन सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि मूल्य और पूंजी के लेखक कौन है। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न कि मूल्य और पूंजी के लेखक कौन है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, हिग्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मूल्य और पूंजी, तो जितने लोग भी हिग्स की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और मूल्य और पूंजी नामक जो पुस्तक थी इसी में हिग्स साहब ने क्या किया था कि उपभोक्ता की मांग की इसमें इन्होंने क्या कहा था कि अधिमान वक्रों के सहायता से उपभोक्ता के मांग की अधिक विस्तृत व्याख्या किया था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल आर्थिक क्रिया क्या है, बिल्कुल ठीक है। चलिए राम सुख चक्रवर्ती जी, रजनी शुक्ला जी, सुंदरी कुमारी जी, धीरज पांडे जी, आरती कुमारी जी, रीता कश्यप जी, ज्योति चौरसिया जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, राजेश कुमार सिंह जी, अनमोल भारती जी, राजन सिंह जी, जारा जी, ठीक है, रश्मि तिवारी जी, ठीक है, सतीश कुमार गुप्ता जी। बहुत तेजी से उत्तर आ रहा है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भैया, आशु गहलोत जी, लाल बहादुर जी, कृष्ण कुमार जी, अनमोल भारती जी, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, सभी लोग बी बोल रहे हैं कि सर जी मूल आर्थिक क्रिया जो है ये क्या है, उपभोग है। सभी लोग बी ही बोल रहे हैं, बी के अलावा कोई नहीं है। तो जितने भी महानुभाव बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए मूल आर्थिक क्रिया जो है वो उपभोग होता है। जैसे हम आपसे ये कहें कि पहले टीवी आया कि पहले टीवी स्टैंड आया, ठीक है, पहले टीवी आया या पहले टीवी स्टैंड आया, तो आप कहेंगे कि सर जी देखिए पहले टेलीविजन आया। तो जब टेलीविजन आया तो लोगों को ये लगा कि भैया टेलीविजन को हम रखेंगे कहाँ। तो अब जो उत्पादक है वो इस बात को समझ गया कि हमें क्या करना है कि उपभोग की टेलीविजन स्टैंड के उपभोग की जरूरत है, तो वो क्या कर देता है, वो उत्पादन कर देता है, अर्थात पूर्ति कर देता है, ठीक है। तो मांग व पूर्ति की जो मूल जो आर्थिक क्रिया होगी वो क्या होगी, उपभोग होगी। अर्थात जब आप उपभोग करेंगे तो मांग व पूर्ति क्रियाशील होगी और इसे ही क्या बोलेंगे, मूल आर्थिक क्रिया बोलेंगे। अगला प्रश्न,
कि आप बाजार में वस्तु की कीमत, ठीक है, एक समय तो ऐसा था कि जब लोग घर बनवाते थे तो क्या करते थे, घर में अलमारी जो बनाते थे वो टेलीविजन के लिए अलग से बनाते थे, लेकिन क्या हुआ, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, फिर टेलीविजन स्टैंड आ गया, उसके बाद अब क्या हो गया, अब टेलीविजन स्टैंड नहीं है, अब क्या करिए, दीवार पे टांग दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। तो आप बाजार में वस्तु की कीमत किसके बराबर देते हैं सर? बाजार में वस्तु की कीमत आप देते हैं, किसके बराबर देते हैं? सभी लोग बी बोल रहे हैं क्या? सभी लोग बी बोल रहे हैं क्या? बी के अलावा कोई नहीं है? बी के अलावा कोई नहीं है? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि देखिए सर जी, हम बाजार में वस्तु की कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, उसकी क्या उपयोगिता है उसी के बराबर हम वस्तु की कीमत देते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे हम आपसे ये कहें कि क्या है कि आपको रसगुल्ला खाना है, ठीक है, तो आप अकेले हैं तो एक खरीद लेंगे या दो खरीद लेंगे, ठीक है, 2000 पीस 3000 पीस तो खरीदेंगे नहीं, लेकिन अगर जो आपको किसी फंक्शन में रसगुल्ला बंटवाना है तो आप क्या करेंगे, 2000 पीस या 1000 पीस खरीदेंगे। इट मीन्स कि आप बाजार में वस्तु की जो कीमत होती है उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देते हैं। वस्तु जितनी उपयोगी है आपके लिए उसी के आधार पे क्या करते हैं कि आप कीमत देते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। P = MU जितने लोग भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता कैसी होती है। चलिए सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। अगर जो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। हमारे यहाँ रोज क्लास होती है लाइव स्टडी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पे और लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे, दोनों जगह 365 दिन क्लास होती है। बस एक संडे को क्लास बंद रहती है, केवल और केवल संडे को क्लास नहीं होती है, बाकी सभी दिन क्लास होती है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ये बोल रहे हैं इजी सी बात है भाई, बच्चों वाली बात है। अब इस प्रश्न को तो गलत कोई कर नहीं सकता है, इस प्रश्न को कोई गलत तो कर नहीं सकता है कि कोई करेगा? अच्छा कुछ लोग कर रहे हैं, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या उत्तर आ रहा है भाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भाई इतना आसान सा प्रश्न में फिर गलती क्यों कर रहे हैं? पूर्ण तृप्ति बिंदु पे, अर्थात जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे एक जो उपभोक्ता होता है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर चुका होता है। यहाँ पे मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अगर जो आपको प्यास लगी है, ठीक है, तो पहले ग्लास का पानी आपके लिए क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, दूसरे ग्लास का पानी कम महत्वपूर्ण होगा, तीसरे ग्लास का और कम महत्वपूर्ण होगा। जब 5-6 नंबर की ग्लास की पानी आपके सामने आएगी तो अब आपकी प्यास बुझ चुकी होगी, तो आप कहेंगे कि भैया अब पानी की उपयोगिता हमारी खत्म हो गई है, अर्थात आप कहेंगे कि हमें अब पूर्ण तृप्ति मिल गया है। हमें क्या मिल गया है? पूर्ण तृप्ति मिल गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि किस प्रकार की बाजार प्रणाली में सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी को प्रभावित करने में सफल नहीं होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार नहीं अनेकों बार अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए बताइए भाई कि किस प्रकार की बाजार प्रणाली में सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी को प्रभावित करने में सफल नहीं होगी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बोल रहे हैं क्या? क्योंकि सबको पता होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है, कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग करता है, और यहाँ पे जो कीमत उद्योग निर्धारित करता है, जो प्राइस निर्धारित करता है, इसी प्राइस पे एक फर्म जितनी चाहे प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकती है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सामूहिक सौदेबाजी मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है, असंख्य क्रेता होते हैं, असंख्य विक्रेता होते हैं। मतलब इतने सारे क्रेता विक्रेता होते हैं कि कुछ 200-400 ग्रुप अगर जो बन जाएगा
200-400 लोगों का ग्रुप अगर जो 4, 5 या 10 बन जाएगा, तो ऐसी स्थिति में मजदूरी प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरों को मजदूरी उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर दी जाती है, और मजदूर को भी पता है कि बाजार में प्रचलित कीमत क्या है, तो बाजार में प्रचलित मजदूरी की दर क्या है। अब जैसे देखिए हम बात करें अगर जो, तो आप अगर जो लेबर खरीदने जाएंगे तो सामान्य लेबर 500 रुपए का, मिस्त्री जो है वो 800 रुपए लेता है, तो भैया सबको पता है कोई भी लेबर आपके यहाँ 100 रुपए में काम करने के लिए नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में सामूहिक सौदेबाजी जो है वो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी को प्रभावित नहीं कर सकती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होते हैं, असंख्य क्रेता होते हैं, असंख्य विक्रेता होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट होता है। यहाँ पे कुछ समूह बना करके आप क्या कर सकते हैं कि कीमत पर असर नहीं डाल सकते हैं या बाजार प्रणाली को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म द्वारा किसी एक संसाधन के लिए दी जाने वाली कीमत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म द्वारा किसी एक संसाधन के लिए दी जाने वाली जो कीमत है वो क्या होती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो अभी तो मैंने बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंत की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई भी किसी को ठग नहीं सकता है, क्योंकि प्रचलित कीमत क्या है सबको पता है, क्रेता को भी पता है और विक्रेता को भी पता है। इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में जो फर्में होती हैं वो हमेशा और हमेशा सामान्य लाभ ही कमाती हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म किसी एक संसाधन के लिए दी जाने वाली जो कीमत होती है उसकी सीमांत उत्पादन के बराबर होती है। या आप यूं कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत श्रमिक को मिलने वाली मजदूरी उसके सीमांत उत्पादकता के बराबर होती है। फिर कार्ल मार्क्स साहब आपको याद आ जाने चाहिए, वही कार्ल मार्क्स साहब जिसने शोषण का सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा था कि नहीं भैया, श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं मिल रहा है, इसीलिए उनका शोषण हो रहा है ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए जब कीमत में वृद्धि होती है तो क्या देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है, जहां पे अलग अलग बैच हैं और अलग अलग बैच में एक रणनीति के तहत आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स तैयार कराया जा रहा है। वहां पे कंप्लीट आपके सिलेबस के अनुसार थियरी की क्लास हो रही है। इट मीन्स कि आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको वहां पे कंप्लीट नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ थियरी की क्लास करते रहिए, कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। लाइव क्लास होती है दोपहर में, इन केस अगर जो लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है। साथ ही साथ आपको वहां पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्ट सीरीज जब आप देंगे तो इस बात को समझ पाएंगे कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था या मुद्रा एवं बैंकिंग कहाँ पे गलतियां हो रही है। जहां पे भी गलतियां हो रही है उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं और करंट की भी क्लासेस आपको वहां पे मिलती है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको दी जा रही है। इट मीन्स एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, तो इस बैच में तो आप पढ़ेंगे ही, आने वाले बैचों में भी आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। आपको 1 रुपया भी फीस देने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आपको अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भैया कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए जब कीमतों में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब कीमत बढ़ जाएगी तो अपने लाभ को अधिकतम कर लेगा। देयर इज नो डाउट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए जब कीमतों में वृद्धि होती है तो उसका लाभ क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए, अल्पकाल में जो फर्में हैं ना, अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्मों को अप्रत्याशित लाभ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा लाभ हो सकता है।
उसे सामान्य लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ भी हो सकता है, और उसे क्या हो सकता है, उसे हानि भी हो सकता है। तीनों कंडीशन यहाँ पे अल्पकाल में देखने को मिलता है, क्योंकि अल्पकाल में क्या होता है दोस्तों कि अल्पकाल एक छोटा सा समय होता है, साल भर का होता है या 2 साल का हो सकता है बीच में। मतलब अल्पकाल तो बेसिकली यही कहा जाता है कि 0 से लेकर के 16 महीने की बीच की बात होती है, ठीक है। और दीर्घकाल का मतलब होता है 20 साल या उससे ज्यादा के लिए। तो अल्पकाल में जैसे कि आपने कोविड के समय में देखा, तो कोविड के समय में क्या हुआ कि सैनिटाइजर बनाने वाली जो कंपनी थी उसे अप्रत्याशित लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ उसे। सामान्य लाभ किसको हुआ, दूध हो गया, ग्रोसरी स्टोर से संबंधित जो भी वस्तुएं हो गई उनको सामान्य लाभ मिला। और साथ ही साथ में हानि किसको हुआ, कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों को हानि हो गया। तो ये तीनों कंडीशन उपलब्ध होते हैं अल्पकाल में, लेकिन अगर जो कीमतों में वृद्धि किसी वस्तु की हो रही है तो इसका मतलब कि लाभ बढ़ जाता है। अगला प्रश्न कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब फर्म का लाभ अधिकतम होता है तब फर्म उत्पादन करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सपना सोनी जी बोले सर मैंने एमपी का कोर्स लिया था, क्या बैच में हम बिल्कुल ठीक है। आपको आपने मध्य प्रदेश का शायद परचेज किया था कोर्स, तो आपको जिस भी बैच में ऐड होना है आप मुझे उस बैच का नाम लिख दीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जब भी आपको कोई नया बैच पढ़ना है, कोई नया फॉर्म भरे हैं, तो नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है। खास करके जो नया बैच स्टार्ट हुआ है वो यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए स्टार्ट हुआ है, टीजीटी पीजीटी के लिए स्टार्ट हुआ है, और बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए स्टार्ट हुआ है। बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए स्टार्ट हुआ है, और झारखंड में जो जेट की परीक्षा है उसके लिए नया बैच प्रारंभ हुआ है। तो जो लोग भी इन परीक्षाओं में की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी जितनी भी क्लासेस हुई हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएंगी, मतलब आपका कोई भी क्लास छूटने वाला नहीं है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं भाई? ये बोल रहे हैं ना कि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब फर्म का लाभ अधिकतम होता है तो उत्पादन फर्में क्या कर रही हैं कि उत्पादन वृद्धिमान प्रतिफल नियम के अंतर्गत कर रही हैं। इसको हम लोग कल ही या परसों एप्लीकेशन पे पढ़े थे, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाती है औसत लागत में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और औसत लागत में जब कमी आएगी तो जाहिर सी बात है, औसत लागत में जब कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि लाभ अधिकतम होगा। अगला प्रश्न, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश में सेट के लिए भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो सेट के लिए भी क्लास जल्दी शुरू किया जाएगा, ठीक है। कि पूर्ण प्रतियोगिता व दीर्घकाल में फर्म द्वारा अर्जित अपसामान्य लाभ में हितोहित हो जाने का कारण क्या है? कि पूर्ण प्रतियोगिता व दीर्घकाल में फर्म द्वारा अर्जित अपसामान्य लाभ में हितोहित हो जाने का कारण क्या है? मतलब मान लीजिए कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी एक फर्म दीर्घकाल में असामान्य लाभ कमा रही है, तो इसका कारण क्या होगा? इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण ये होगा कि उद्योग में कोई अभी नई फर्म एंट्री नहीं की है, उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश के प्रभाव के कारण। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि पूर्ण प्रतियोगिता श्रम बाजार की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए भैया, कि पूर्ण प्रतियोगिता श्रम बाजार की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बिल्कुल ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये परीक्षा की घड़ी है ना, ये जिंदगी की परीक्षा है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम साल भर 2 साल तैयारी करके और सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन वर्तमान में आपको क्या करना पड़ रहा है कि थोड़ा समय लगाना पड़ रहा है ना। और ये जो समय आप लगा रहे हैं ये इंडिकेट यही कर रहा है कि आप संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और बस ऐसे ही बढ़ते रहिए। सफलता का कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है, और कोई स्मार्ट स्टडी बहुत नहीं होती है। बहुत सारे लड़के कहते हैं स्मार्ट स्टडी करेंगे
तुरंत स्मार्ट स्टडी करेंगे, तुरंत सिलेक्शन मिल जाएगा। स्मार्ट स्टडी वही कर पाएगा जो हार्ड वर्क किया। स्मार्ट स्टडी वही कर पाएगा जो हार्ड वर्क किया। अब पता चले मुद्रा एवं बैंकिंग आप पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित अच्छे अच्छे फैक्ट को हम याद कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। जब आपको यही नहीं पता है कि मुद्रा एवं बैंकिंग में कौन कौन से टॉपिक बनते हैं, तो आप केवल पॉइंट रट के थोड़ी परीक्षा दे पाएंगे, नहीं हो पाएगा। अगर मैं बार बार बोलता हूं कि देखिए, हार्ड वर्क करने के बाद ही आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। जो लड़का या जो स्टूडेंट एक किताब को 6 महीने पढ़ा है ना, एक किताब को जो 6 महीने दिया है, उस किताब को वो मात्र 5 दिन में पूरा पढ़ सकता है। लेकिन अगर जो कोई किताब नहीं है और उस पे उसने समय ही नहीं दिया है, तो 5 दिन में क्या, वो 5 महीने में भी पूरा किताब नहीं पढ़ पाएगा। तो आपसे मैं यही बोल रहा हूं कि जब आप मेहनत करेंगे, तभी जाकर के आपको पता भी चल पाएगा कि क्या क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या कम महत्वपूर्ण है ना। नहीं तो कहीं देख लेते हैं मोटिवेशनल, एक मोटिवेशनल होता है ना, आजकल रील्स चलता है, इंस्टाग्राम पे रील्स चलता है, उसमें ऐसी बहुत से बारे में जो वीडियोस बनाई जाती है, वो केवल इमेजिनेशन में बेहतरीन लगता है, लेकिन सतही स्तर पे जो होता है वो सही नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया स्मार्ट स्टडी करके सफलता प्राप्त कर लेंगे। स्मार्ट स्टडी आप तभी कर पाएंगे जब आप क्या किए रहेंगे, हार्ड वर्क किए रहेंगे, नहीं तो फिर स्मार्ट स्टडी भूल जाइए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी लोग डी बोल रहे हैं, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं। अभी तो बताया था मैंने कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे होता है, और क्रेता और विक्रेता सबको पता होता है कि बाजार में प्रचलित मजदूरी की दर क्या है। अर्थात एक श्रमिक को पता होगा कि बाजार में प्रचलित मजदूरी क्या है, अर्थात मजदूरी दर बराबर होती है उसके सीमांत उत्पादकता के। अगला प्रश्न, पूर्ण बाजार के अंतर्गत दीर्घकाल में किसी फर्म को संतुलन की दशा में क्या मिलेगा? बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है भाई? और मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग तो इतने भाग्यशाली हैं कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पे प्रत्येक दिन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लाए जाते हैं, और अगर जो आप ये सेशन करते हैं ना, तो पूरा इकोनॉमिक्स आपका रिवाइज होता है। जिंदगी में आपने बचपन से लेके अभी तक जितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो इस 2 घंटे में रिवाइज हो जाता है, और ये बेस्ट तरीका है तैयारी करने का, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको रोज क्लास मिल रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो YouTube पे सर्च कर रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर, और उनको ढंग का कोई वीडियो नहीं मिलता होगा। हमारा मिल जाता होगा तो फिर पढ़ते होंगे वो अच्छे से, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या आ रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत दीर्घकाल में किसी फर्म को संतुलन की दशा में मिलेगी। तो देखिए, संतुलन की दीर्घकाल में हमेशा ही पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या मिलता है? सामान्य लाभ भी मिलता है। सामान्य लाभ ही मिलता है क्योंकि क्रेता विक्रेता सभी को बाजार का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न, तो आप लोग खुद ही बताइए ना कि मजा आता है कि नहीं आता है? रोज क्लास मजा आता है कि नहीं आता है ना। एक अलग ही दिशा आपको मिली होगी जब से ये आप क्लास देख रहे हैं, आपको एक अलग ही दिशा मिली होगी तेजी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, है ना। नहीं तो बहुत सारी जगहों पे देखने को ऐसा मिलता है कि वो 10 क्वेश्चन लेके आते हैं और 10 क्वेश्चन आसान सा होता है, छोटा छोटा प्रश्न होता है जिसको कोई भी बच्चा कर देगा, और उसी में एक डेढ़ घंटे का समय वो लोग बिता देते हैं। लेकिन यहाँ पे जितनी भी क्वेश्चन दी जाती है, आसान से आसान प्रश्न और कठिन से कठिन प्रश्न, सारे प्रकार के प्रश्न लिए जाते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार कीमत को प्रभावित कर सकता है। तो भैया कोई नहीं कर पाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का जो निर्धारण होता है वो एक उद्योग करता है,
और इसी कीमत पर एक फर्म जितना चाहे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेच सकती है। ये होगा आपका उद्योग और ये रहा आपका फर्म। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बाजार की कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उद्योग करता है, ना कि दोस्तों कोई क्रेता या विक्रेता करता है। कोई एक विक्रेता कीमत पे असर नहीं डाल सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो क्रेता और विक्रेता होता है, ये कीमत को ग्राही होते, ये कीमत ग्राही होते हैं, ठीक है, कीमत को स्वीकार करने वाले होते हैं। अगला प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निश्चित करता है? अभी तो बताया, उद्योग करता है मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे। अगला, कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में एक फर्म का मांग वक्र कैसा होता है? बेहतरीन सा प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा सर। और इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, 50% लोग भी लाइक नहीं किए, ऐसा क्यों करते हैं भैया? कहा जाता है ना कि मुफ्त की शिक्षा कारगर नहीं होती है। तो अगर जो आप एक लाइक कर देते हैं, एक कमेंट कर देते हैं, तो ये शिक्षा मुफ्त की नहीं होती है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया करके एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सभी लोग एक बार कर दीजिए। इतने सारे लोग देख रहे हैं, 50% भी लाइक नहीं है। तो आप ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करिए। ये तो नैतिकता बनती है ना। मैं 2 घंटे की क्लास आप लोगों के लिए ले रहा हूँ और इस 2 घंटे की तैयारी में मुझे 1-1.5 घंटे और लग जाते हैं, मतलब 3-4 घंटे का मेहनत है। और आप एक लाइक नहीं करेंगे तो ये कैसे, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई? ये बोल रहे हैं सभी लोग ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं क्षैतिज होती है। तो अभी बार बार यही प्रश्न तो आ रहा है कि एक प्रतियोगी बाजार में एक फर्म का मांग वक्र क्या होता है? क्षैतिज होता है, अर्थात सीधी रेखा में होता है। बार बार मैंने इस प्रश्न को आप लोगों को करवाया है। अगला प्रश्न, रिकार्डो के अनुसार लगान क्या है भाई? चलिए, रिकार्डो साहब आ गए, थोड़ा इनको भी देखना जरूरी है। रिकार्डो साहब आ गए, अब इन्हें भी देखना जरूरी है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? रिकार्डो के अनुसार लगान होता है। अब आपको रिकार्डो की पूरी थियरी याद आनी चाहिए। रिकार्डो साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, ठीक है, भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है और जो भूमि जितना उर्वरक होती है वो उतना लगान देती है। जो भूमि ज्यादा उर्वरक है वो ज्यादा लगान देगी और जो भूमि कम उर्वरक है वो कम लगान देगी। अर्थात जो भूमि उर्वरक है, अर्थात जो भूमि लगान दे रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? अधिसीमांत भूमि बोलेंगे, अधिसीमांत भूमि। और ये जो अधिसीमांत भूमि होगा ना, ये क्या करेगा? ये लगान देगा। ये क्या करेगा? लगान देगा। अर्थात ये क्या है? ये उर्वरक है, उर्वरक है। और दूसरा उन्होंने क्या बताया? ये दूसरा बताया सीमांत भूमि। सीमांत भूमि, सीमांत भूमि को इन्होंने कहा कि ये जो सीमांत भूमि होता है ना, ये लगान नहीं देता है, अर्थात यहाँ उत्पादन नहीं होता है, अर्थात ये भूमि बंजर होता है। ये भूमि लगान नहीं देता है क्योंकि यहाँ पे उत्पादन नहीं हो पाता है, क्योंकि इस भूमि की उर्वरा शक्ति नहीं होती है। ये भूमि जो होता है ये उर्वरक नहीं होता है, अर्थात ये क्या करेगा? ये लगान नहीं देगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि भूमि की पूर्ति जो है ये पूर्तियां बेलोचदार है। भूमि की पूर्तियां बेलोचदार है, अर्थात भूमि का कार्य एकमात्र कार्य है क्या करना? उत्पादन करना। उत्पादन के अलावा भूमि पे और कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। फिर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये भी बोला ना भैया, इन्होंने ये भी बोला ना कि भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। और इसका कारण उन्होंने ये बताया कि भविष्य में जब जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रहेगी तो लोग क्या करेंगे कि घर बनवाएंगे। तो जब लोग घर बनवाने लगेंगे तो ऐसी स्थिति में उत्पादन करने योग्य भूमि बचेगा ही नहीं। और जब उत्पादन करने योग्य भूमि बचेगा ही नहीं तो उत्पादन करने योग्य भूमि बचेगा ही नहीं तो फिर अर्थव्यवस्था विकास कैसे करेगी? तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि सर जी यह एक आधिक्य है न कि लागत है,
अर्थात रिकार्डो साहब ये भी बोलते हैं कि लगान भूमि की अविनाशी और मौलिक शक्तियों के कारण प्राप्त होने वाला प्रतिफल है जो भूमि स्वामी को प्राप्त होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि लगान किसी साधन की हस्तांतरण आय से अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं। ये विचार किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? ठीक है, चलिए एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या उत्तर आ रहा है सर? सॉरी, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, जॉन रॉबिन्सन की बात कुछ लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो जितने लोग भी जॉन रॉबिन्सन की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो लगान किसी साधन की हस्तांतरण आय से अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय है। ये किसने कहा? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने बोला। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा रही है तो उससे क्या देखने को मिलेगा? साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर आ रहा है? चलिए बिल्कुल ठीक है। अक्षत जी, अमरेज यादव जी, रंजीत पंडित जी, लाल बहादुर जी, मालती सोलंकी जी, रितु चौहान जी, रश्मि तिवारी जी, धीरज पांडे जी, ममता कुमारी जी, राजेश कुमार सिंह जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, संजय कुमार जी, जारा जी, मोहम्मद तारिक जी, ठीक है, सुमन शर्मा जी, रोहित सिंह जी, संजय कुमार जी, रावण कुमार जी, चंद्रजीत जी, कुणाल जी, अरविंद प्रसाद जी। ठीक है, बहुत तेजी से उत्तर आ रहा है, सबका नाम शायद अब ना पढ़ पाए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भैया? डी बी। इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं सर, क्यों गलत कर रहे हैं? डी सी में गलती हो रही है। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है तो उसकी मांग तथा मूल्य में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इजी सी बात है। अगर जो भैया कोई साधन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आसान भाषा में आपसे कहें कि कोई उत्पादन की साधन है, जैसे तकनीकी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। तो अगर जो टेक्नोलॉजी में पहले क्या हो रहा था कि अगर जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि उस वस्तु की मांग और मूल्य में जाहिर सी बात है कि वृद्धि देखने को मिलेगी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सभी लोग सी ही बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, ठीक है, रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान है ठीक। लगान भूमि के उपज का वह भाग है जो भूमि के मालिक को भूमि के मौलिक और अविनाशी शक्तियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो रिकार्डो साहब क्या बोलते हैं कि लगान जो है वो भूमि के उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के बदले दिया जाता है। ठीक है, अर्थात एक बार आप भूमि के मालिक हो गए और भूमि तो नष्ट होना नहीं है और भूमि अविनाशी होता है, भूमि पे तो आप उत्पादन करते रहिए होता रहेगा। तो इसी के प्रतिफल के रूप में भूस्वामी को मिलने वाला लाभ जो है वो लगान कहलाता है। क्या उत्तर आ रहा है सर कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान जो होता है वो क्या होगा? क्या होगा? कीमत द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात रिकार्डो साहब क्या कहते हैं ना कि जो भूमि ज्यादा उर्वरक होगी वो ज्यादा लगान देगी। अर्थात ज्यादा की उर्वरक होने का मतलब कि उससे अगर जो ज्यादा कीमत मिल रहा है तो वो ज्यादा लगान देगा, अगर जो कम कीमत मिल रहा है तो कम लगान देगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान कीमत के द्वारा निर्धारित होती है। अगला प्रश्न, रिकार्डो के मॉडल में संचय की उच्च दर समृद्धि, रिकार्डो के मॉडल में संचय की उच्च दर समृद्धि दर की
देखिए थोड़ा सा अटपटा दिया गया है प्रश्न, लेकिन अगर जो आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे ठीक से तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि ये क्या पूछना चाहता है आपसे। ये क्या पूछना चाहता है आपसे, इस बात को आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं सर? बी बोल रहे हैं अंशु गहलोत जी, तारिक जी, ठीक है। क्या उत्तर? सभी लोग बी बोल रहे हैं। क्यों बी बोल रहे हैं भैया? अभी तो कुछ देर पहले हमने आपको बता दिया, तो इसीलिए बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है। रिकार्डो साहब ने क्या कहा? बोला ना कि देखिए भूमि की पूर्तियां बेलोचदार है। भूमि की पूर्ति जो है वो पूर्तियां बेलोचदार है, अर्थात भूमि का कार्य केवल और केवल उत्पादन करना है। और एक समय ऐसा आएगा कि जब जनसंख्या में वृद्धि होगी ना, तो जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो उत्पादन योगी भूमि बचेगा ही नहीं, और जब उत्पादन योगी भूमि बचेगा ही नहीं, उत्पादन होगा ही नहीं, तो कोई आर्थिक क्रिया नहीं होगी और अर्थव्यवस्था स्थिरता की अवस्था में विद्यमान हो जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ाने से भूमि की कीमत अर्थात लगान पर क्या असर पड़ता है? आज तो रिकार्डो साहब से बहुत सारे प्रश्न आ गए, ठीक है। रिकार्डो साहब से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ गए भाई। क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोलेंगे? अभी तो हमने देखा ना, बिल्कुल। तो रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने से भूमि की कीमत अर्थात लगान जो होगा वो जाहिर सी बात है दोस्तों कि बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? अभी भी कई सारे लोग नहीं समझ पा रहे। बी क्यों उत्तर बोल रहे हैं भैया? अरे भाई नहीं समझ पा रहे, अब समझिए। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो भूमि की पूर्ति है वो सीमित है। भूमि की पूर्ति क्या है? सीमित है, अर्थात भूमि अनंत नहीं है, भूमि की पूर्ति सीमित है। और जब भूमि की पूर्ति सीमित है तो जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा, निष्क्रिय भूमि के अभाव में क्या हो जाएगा? लगान बढ़ने लगेगा, क्योंकि भूमि की पूर्ति क्या है दोस्तों? सीमित है ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगर जो नहीं समझ में आया तो बताइए, मैं दूसरे तरीके से आपको बता दूं, ठीक है। नहीं समझ में आया, जैसे जो लोग इलाहाबाद में तैयारी कर रहे होंगे रूम लेकर के, तो आप देख रहे होंगे कि इलाहाबाद में जो रूम रेंट है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर सिटी के, क्योंकि इलाहाबाद में स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? रूम लेकर के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या है? रूम जो है वो सीमित मात्रा में है, सीमित भूमि है और मांग बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ज्यादा किराया वसूला जा रहा है, और बाकी के अन्य शहरों में इलाहाबाद की अपेक्षा थोड़े सस्ते रूम मिल जाएंगे। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि आर्थिक लगान सभी उत्पत्ति के साधन से प्राप्त होता है, केवल उनसे नहीं जिनकी पूर्ति। अब ये बात किसने कह दिया भाई? अब ये बात किसने कह दिया? क्या ये रिकार्डो साहब की थियरी है? कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक, ये बोल रहे हैं आर्थिक लगान सभी उत्पत्ति के साधनों से प्राप्त होता है। कौन याद आना चाहिए? आधुनिक अर्थशास्त्री, रिकार्डो नहीं, आधुनिक। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ना कि लगान जो है वो केवल भूमि के कारण नहीं प्राप्त होता है। लगान जो प्राप्त होता है वो केवल भूमि के कारण नहीं प्राप्त होता है, भूमि भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, लेकिन साथ ही साथ जो श्रम लगते हैं, जो उसमें मेहनत लगता है, उसके कारण भी लगान मिलता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे? बी बोल रहे हैं। जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक होगा कि आर्थिक लगान सभी उत्पत्ति के साधन से प्राप्त होता है, केवल उनसे नहीं प्राप्त होता है जिनकी
पूर्ति पूर्तियां लोचदार है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार मैंने बताया, बार बार मैं बोलता हूं कि भैया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा करिए। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, रिकार्डो का लगान सिद्धांत और आधुनिक लगान सिद्धांत है। अब यहाँ पे बात सही हो जाएगी। अब यहाँ पे आप चीजों को और ठीक तरीके से समझ पाएंगे पिछले प्रश्न को, कि रिकार्डो का लगान सिद्धांत और आधुनिक लगान सिद्धांत क्या है भैया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, तो चलिए, रिकार्डो का लगान सिद्धांत जिसे आप परंपरागत लगान के सिद्धांत के रूप में जानते हैं, और आधुनिक लगान का सिद्धांत किन किन अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि लगान का आधुनिक सिद्धांत किन किन अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया था। किसी दो अर्थशास्त्री का नाम बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है वो एकदम अलग है, एकदम अलग है। रिकार्डो साहब कहते हैं कि जो लगान प्राप्त होता है ना, वो केवल और केवल भूमि के कारण प्राप्त होता है। लेकिन जो आधुनिक लगान के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ये कहा कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधन सीमित हैं, अर्थात जो दुर्लभ साधन का प्रयोग करके जो एक साहसी उत्पादन करता है, उसी के प्रतिफल के रूप में क्या होता है, लगान प्राप्त होता है। अर्थात उन्होंने कहा कि भूमि के कारण और सीमित संसाधनों के कारण लगान उत्पन्न होता है, ठीक है। जिसमें उन्होंने श्रम की बात कर ली, और जिसमें उन्होंने भूमि की बात की, श्रम की बात की और पूंजी की बात की। उन्होंने कहा, आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भूमि, पूंजी और श्रम के कारण लगान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान की उत्पत्ति का कारण है। अब आज के बाद रिकार्डो आपको भूलेंगे नहीं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि देखिए भैया, रिकार्डो साहब क्या बोलते हैं, कहते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग है, और जो भूमि जितना उर्वरक है वो उतना लगान देगी, जो भूमि ज्यादा उर्वरक है वो ज्यादा लगान देगी, ठीक है। और जो भूमि लगान देगी उसे अधिसीमांत भूमि बोलेंगे, अधिसीमांत भूमि बोलेंगे। और अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो लगान देती है, अर्थात ये उर्वरक भूमि होती है। और दूसरा होता है दोस्तों सीमांत भूमि, अर्थात ये भूमि जो होता है यहाँ पे लगान नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये भूमि उर्वरक नहीं होता है सर, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होता होगा, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग को सीमांत भूमि और अधिसीमांत भूमि को समझने में दिक्कत होती होगी। तो देखिए, अधि मतलब यहाँ पे अधि दिया है, मतलब अधिक, तो अधि जब लिखा है अर्थात अधिक मिला है, तो इसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा लगान से। मतलब यहाँ पे कुछ अतिरेक मिल रहा है, अर्थात भूमि उत्पादन करने योग्य है। तो जब अधि की बात होगी तो यहाँ पे लगान होगा, और जब अधि की बात नहीं होगी, सीमांत भूमि की बात होगी, तो वहां लगान नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि जिस भूमि पे लगान प्राप्त होता है उसे अधिसीमांत भूमि बोला जाता है, ठीक है, उसे अधिसीमांत भूमि बोला जाता है, ठीक है ना। अगला, मजदूरी प्रस्तावना वक्र व्यक्त करता है। मजदूरी प्रस्तावना वक्र क्या व्यक्त करता है भाई, कमेंट करके बताइए। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। बिल्कुल ठीक है, तो मजदूरी प्रस्तावना वक्र दोस्तों, अब इस प्रश्न को तो कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, जरूरी है। तो दोस्तों, मजदूरी प्रस्तावना वक्र के अंतर्गत काम के लिए प्रस्तावित मजदूरी की बात होती है, काम और आराम के बीच संयोग की बात होती है, और प्रचलित मजदूरी दर पर प्रस्तावित काम की बात होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मजदूरी प्रस्तावना वक्र इन तीनों संयोगों को प्रकट करता है। अगला प्रश्न, यदि श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी तो मजदूरी स्तर पे क्या असर पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों, हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है,
वहां पे एक रणनीति के माध्यम से आपको पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कंप्लीट आपको नोट्स दिया जा रहा है ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है ताकि आप टेस्ट दीजिए, इस बात का इवैल्यूएशन कर पाइए कि कहाँ पे गलती हो रही है और उस गलतियों को सुधार के अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। अलग अलग बैच है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इट मीन्स एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो कोई भी आगामी परीक्षा आती है तो आपको बैच में ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है, तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन का लिंक डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भैया कि यदि श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी तो मजदूरी स्तर भी बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि दो कंडीशन ले। पहली कंडीशन में हम ये कहें कि एक मजदूर है और ये जो एक मजदूर है ना वो क्या कर रहा है कि एक दिन में 10 वस्तु बना रहा है। ठीक है, लेकिन वही दूसरी कंडीशन में हम कहें कि एक जो मजदूर है ना वो एक दिन में क्या कर रहा है कि 100 वस्तु बना रहा है। तो भैया जो 10 वस्तु बनाएगा जाहिर सी बात है कि इसकी मजदूरी कम होगी और जो एक दिन में 100 वस्तु बनाएगा उसकी मजदूरी ज्यादा होगी। इट मीन्स कि श्रम की सीमांत उत्पादकता अगर जो बढ़ेगी तो मजदूरी स्तर में भी वृद्धि देखने को मिलेगा, देयर इज नो डाउट। अगला प्रश्न, अगला बिल्कुल ठीक है। हाँ, आयोग पर अंतिम मुहर जो है वो कल लग जाएगी। ठीक है, आयोग पे जो उत्तर प्रदेश में आयोग बन रहा है उस पे अंतिम मुहर हो सके तो आज या कल में लग जाएगी। ठीक है, मतलब सारे सदस्य आ जाएंगे, इस बात को समझ लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न कि एक श्रमिक की वास्तविक मजदूरी दर का माप क्या है। क्या उत्तर होगा भाई? ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। वास्तविक मजदूरी क्या होता है भाई? एक होता है मौद्रिक मजदूरी और दूसरी होती है वास्तविक मजदूरी। मौद्रिक मजदूरी में हम आपसे ये कहें कि आप चलिए, मतलब आपको नहीं कर रहा हूं, किसी एक श्रमिक को कर रहा हूं जिसका वो व्यवसाय है। हम एक श्रमिक को कहें कि चलो हम आपको 500 रुपया दिन भर का कार्य करने का देंगे, ये आपकी मौद्रिक मजदूरी है क्योंकि यहाँ पे मुद्रा की बात हो रही है। लेकिन वास्तविक मजदूरी में क्या होता है कि वास्तविक मजदूरी इज इक्वल टू मौद्रिक मजदूरी और प्लस हम वस्तु को ऐड कर देते हैं, कोई वस्तु भी दे देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, देखा होगा, जरूर जीवन में 1-2 बार देखा होगा कि एक मजदूर आपके घर आता है तो घर के जो सदस्य है वो बोलते हैं कि ऐसा है कि 200 रुपया या 500 रुपया दिन भर का हम तुमको दे देंगे और एक कपड़ा रखे हैं, या हम आपको अनाज दे देंगे या गेहूं दे देंगे या चावल दे देंगे। तो ये हो गया दोस्तों वास्तविक मजदूरी, तो उसकी आय की। अगला प्रश्न कि सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य होता है जहां संकेत अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए। चलिए, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, सोहन सिंह जी बताइए। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, सबको पता है कि सीमांत भौतिक उत्पादकता इज इक्वल टू क्या होता है? एमपीपी इंटू प्राइस। एमपीपी इज इक्वल टू क्या? एमपीपी को कैसे लिखते हैं? फुल फॉर्म बताइए एमपीपी का सभी लोग। ठीक है, फुल फॉर्म इसका बताइए, एमपीपी का फुल फॉर्म बताइए, जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो याद रखिएगा कि वीएमपी, जहां पे वीएमपी क्या इंडिकेट करता है? सीमांत भौतिक उत्पादकता को, इज इक्वल टू क्या होता है? एमपीपी
इनटू प्राइस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, हाँ बिल्कुल ठीक है। मार्जिन, हाँ ठीक है, सीमांत भौतिक उत्पादन जिसे हम किस में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, सही बता रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और अभी मैं आपके साथ थोड़ा सा बात करूंगा, आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स की तैयारी करवाई जा रही है, जहाँ पे प्रत्येक दिन आपको लाइव क्लास देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ पे आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूं कि अगर जो बहुत दिनों बाद भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको यहाँ पे कोई चीजें समझ में नहीं आएंगी, सब कुछ समझ में आने वाली है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप नोट्स को पढ़िए और रिवीजन करते रहिए, पीछे के कॉन्सेप्ट का रिवाइज करते रहिए और कॉन्सेप्ट की क्लास से आगे के कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते रहिए, ताकि आपको कुछ भूले भी नहीं और सारी चीजें तैयार रहे। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट ये भूल कर देते हैं कि वो टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करते हैं। तो जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं ना, तो आप इस बात को समझ पाते हैं कि किस तरीके की आपकी तैयारी चल रही है। क्या मुद्रा एवं बैंकिंग के प्रश्न गलत हो रहे हैं, या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न गलत हो रहे हैं, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रश्न गलत हो रहे हैं, या समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रश्न गलत हो रहे हैं। जो भी गलतियां हो रही हैं उस गलतियों को पॉइंट आउट करिए, उस गलतियों को पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी 100% आ जाए। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि अगर जो इसको ठीक तरीके से आप करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन जो होगा, जो आपके गलत होते हैं वो गलत नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। करेंट की भी क्लासेस आपकी होगी और कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम की होगी। इट मीन्स बस एक बार आपको फीस पेमेंट करना है, उसके बाद जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होगा आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, हमारी अलग अलग बैच चल रही है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट और मध्य प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्ती आती है उसके लिए भी क्लास उपलब्ध है। उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, DSSB और झारखंड में जेट की जो परीक्षा है उसके लिए भी दोस्तों बैच उपलब्ध है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो आपको सिंपली एडमिशन लेने के लिए अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस आप इस नंबर पे पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी और बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए बिल्कुल नया बैच प्रारंभ है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं आपके कमेंट को भी देख लेता हूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, रश्मि तिवारी जी, अक्षय अक्षय जी ठीक है, ज्योति चौरसिया जी, अरविंद प्रसाद जी, मालती सोलंकी जी, अंशु गहलोत जी, सपना सोनी जी ठीक है, जारा जी, राजकुमार प्रजापति जी, लाल बहादुर जी, चंद्रजीत यादव जी, शिवानी जी ठीक है, मोहम्मद तारिक जी ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सोहन सिंह जी कह रहे हैं सर कितने महीने हो गया।
सोहन जी, अभी जो नया बैच प्रारंभ हुआ है उसमें 30 या 35 क्लास हुई है, जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। वहाँ पे हम लोगों ने अभी व्यष्टि अर्थशास्त्र कंप्लीट किया है और थोड़ा बहुत समष्टि अर्थशास्त्र के कॉन्सेप्ट को हम लोग देखे। तो जो लोग भी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो यथाशीघ्र ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। कल संडे है, संडे को तो क्लास नहीं होगी, मंडे को मिलते हैं एक नए उत्साह नए एनर्जी के साथ। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जाइएगा।